क्या हो गया छोकरी? कौन बुला रही है? क्यों बुला रही है तेरे को? चलो भाई, गर्मी लग रही है तुमको? नहीं हुआ खराब? टेम्परेचर कितना करोगे बेटा? 25 कर देना, ठीक है? अच्छा, फोटोन फ्लक्स हो गया था ना? ठीक है, देखिए, तो फोटोन फ्लक्स हो गया था, तो मेरे हिसाब से फोटोन डेंसिटी पढ़ेंगे अपन आज। ये भी हो गया था ना? रिसीव्ड एमिटेड एन डॉट बराबर पी बाई ई। और अगर एमिटेड आपको निकालना है तो पावर एमिटेड यूज करेंगे, और अगर नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड निकालना है तो पावर रिसीव्ड यूज होगा वहां पर, ठीक है ना? तो ये अपन ने कल कर लिया था, एन डॉट बराबर पी बाई ई के बराबर होगा। सही बात है। अब पी, जैसे मान लीजिए मुझे नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड निकालना है, तो मैं यहां पर पावर रिसीव्ड को यूज करूं, ठीक है? पावर रिसीव्ड कैसे निकालेंगे? तो हम यहां पर इंटेंसिटी को यूज करेंगे टू फाइंड पावर रिसीव्ड, ठीक है? पावर और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होता है? आई बराबर पी बाई ए होता है, ठीक है ना? तो पी बराबर कितना हो जाएगा? आई इंटू एल। तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू में एरिया डिवाइडेड बाई, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, जहां पर इंटेंसिटी अपन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई सोर्स है, इसकी पावर पी है, और अब मुझे क्या करना है, इसकी आर दूरी पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो मान लीजिए ये जो सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स है, तो यहां से 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर आप देखोगे तो एक स्फेरिकल फॉर्म में वेव एनर्जी निकल रही होगी, राइट? तो आर दूरी पर इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा पावर बाई एरिया, मतलब 4 पाई r²। तो इंटेंसिटी आपको क्या बताता है कि यूनिट एरिया को कितनी पावर मिल रही है ना? मतलब ये जो स्फीयर है ना, भाई यहां से पावर ऐसे हर डायरेक्शन में जा रही होगी, हर डायरेक्शन में जा रही होगी, तो इसके किसी यूनिट एरिया को कितनी पावर मिल रही है वो आपको इंटेंसिटी बताए। अब अगर मान लीजिए मुझसे कोई कहे कि बताओ इस आधे स्फीयर को कितनी पावर मिली, तो वो अपन इंटेंसिटी की हेल्प से निकाल सकते हैं। पावर पर यूनिट एरिया को इतनी मिल रही है, इसका एरिया कितना है आधे स्फीयर का, तो p/2 आ जाएगा। 3/4 को कितनी मिली, तो 4 पाई का 3/4, वो आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? और क्वार्टर स्फीयर को कितनी मिली, तो p/4 पाई और इसका एरिया π/16 हो जाएगा, π/4, p/4 हो जाएगा, है ना? भाई टोटल को अगर p मिल रही है तो इनटू इसका एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका एरिया कितना होगा, 1/4 का एरिया πr² हो जाएगा, तो πr² इंटू p/4 पाई² तो p/4। तो इस क्वार्टर स्फीयर को 1/4 पावर मिल रही होगी। तो यहां से मुझे इंटेंसिटी की हेल्प से अगर मैं एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं, तो इंटेंसिटी को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पावर रिसीव्ड मिल जाएगा, और पावर रिसीव्ड मिल गया तो उसको ई से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड मिल जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है ना? तो जैसे मान लो इस सोर्स का पावर है 100 वाट, पर सेकंड कितने फोटोन्स एमिट हो रहे होंगे? कैसे निकालेंगे पर सेकंड कितने फोटोन्स ये सोर्स एमिट कर रहा होगा? 100 अपॉन, गलत जवाब, 100/E। तो इतने फोटोन्स पर सेकंड एमिट कर रहा होगा। अब मुझसे कोई पूछे कि बताओ इसको कितने मिल रहे होंगे, क्वार्टर स्फीयर को, तो 100/E। मतलब आपने क्या किया,
अब आपको यहां से जो पावर मिल रही होगी ना, इस स्फीयर को कितनी पावर रिसीव हो रही है वो निकालनी है पहले। तो इस स्फीयर को पावर निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले इंटेंसिटी निकाल लेता हूं। तो इंटेंसिटी हो जाएगा कितना, पावर 100 बाई, और फिर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पावर रिसीव्ड आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया जो पावर यहां पर रिसीव हो रहा है, 25। तो 25 बाई ई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड आ जाएगा जो कि इस क्वार्टर स्फीयर को मिल रहे हो। समझ गए बात को कैसे करना है। तो जब भी एमिटेड फोटोन्स पूछा जाए तो आपको सोर्स की पावर देखनी है, और जब भी रिसीव्ड पूछा जाए तो आपको ये देखना है कि यार जिस रीजन में मुझे रिसीव्ड नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं उसको कितनी पावर रिसीव हो रही है, और उसके लिए आपकी हेल्प करेगा ये इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया। क्लियर है बात ये। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं यहां से आगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, 25 बाई ई आ गया ना, पावर रिसीव्ड आ रही 25 वॉट, उसको ई से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड रिसीव्ड आ जाएगी जो कि इस क्वार्टर स्फीयर को मिल रहे होंगे। ये तो एमिटेड है, यहां से पर सेकंड कितने एमिट हो रहे होंगे, तो यहां से जैसे मान लो 100 फोटोन्स निकल रहे हैं ना, तो 25 इसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें वो 25 यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एमिटेड के लिए हमको पावर ऑफ सोर्स यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बात ये। चलिए ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हेडिंग डालेगा फोटोन डेंसिटी। फोटोन डेंसिटी, फोटोन डेंसिटी और पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं फिर। देखिए फोटोन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, लिख लो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लेता हूं कि मैं स्मॉल एन मान लेता हूं एक नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, ये मेरा स्मॉल एन है, तो मुझे इसी को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट सोर्स लेता हूं यहां पर पहले, इसकी पावर पी है। यहां से आर दूरी पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम मान लिया, ये वाला। अब ये जो फोटोन्स है ना, यहां से ऐसे एमिट हो रहे होंगे, है ना, ऐसे एमिट हो रहे होंगे, हर डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो मैंने क्या किया, आर दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका नाम है डी आर, जिसकी थिकनेस मैंने डी आर ली। तो ये फोटोन्स किस स्पीड से चलते हैं, लाइट की स्पीड से, है ना। तो ये जो आर दूरी जिस रेट से चेंज हो रही होगी ना, वो फोटोन्स की स्पीड के बराबर हो जाएगी, राइट। तो फोटोन की स्पीड हो जाएगी सी बराबर डी आर बाई डी टी के बराबर। क्लियर है बात ये। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि बताइए इस वॉल्यूम में कितने फोटोन्स हैं, इस वॉल्यूम में कितने फोटोन्स हैं, तो पहले तो आप ये बताओ कि जो ये फोटोन एमिट कर रहा है, जो ये फोटोन एमिट कर रहा होगा, वो सारे के सारे यहां पर पहुंच रहे होंगे, राइट। किसी एक इंस्टेंट पर जितने इसने इमिट किए वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर स्फीयर के साथ एक साथ पहुंचेंगे। मैं आधे की बात नहीं कर रहा हूं कि आधे में पूरे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, नहीं, मैं पूरे स्फीयर की बात कर रहा हूं। तो जो भी यहां से एनर्जी इमिट हो रही होगी ना, वो एक साथ यहां पर पहुंच रही होगी, ठीक है, हर डायरेक्शन में। तो सोचिए इसके अंदर कितने फोटोन्स हो गए, तो अगर मुझे इसके अंदर के नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं तो लेट्स से डीएन के बराबर, तो डीएन बराबर कितना हो जाएगा, एन इंटू में इसका वॉल्यूम, ये होगा। व्हाट इज एन, यूनिट वॉल्यूम में कितने फोटोन्स हैं, और इसको मैं अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। ठीक है, डीवी कितना होगा, अब इसका वॉल्यूम बताओ। अब इसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता चुका हूं, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो डीएन बराबर हो जाएगा एन इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, यही होगा। इसको दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा dn बाई डी टी बराबर n इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। वट इज dn बाई डी टी, सी कहां से हो जाएगा dn बाई डी टी,
n dot, so it is n dot, and what is dr by dt? c. तो यहां से मैं लिख सकता हूं n dot बराबर स्मॉल n इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू सी. तो यहां से स्मॉल n कितना आ जाएगा? n डॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू सी. तो अगर आपके पास n डॉट है, r है, कितनी दूरी पर आपको निकालना है, तो आप स्मॉल n की वैल्यू निकाल सकते हैं. पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फोटॉन्स है. ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से. चलो भाई, हो गया है. लो, हो गया भाई. चलो लिखो बेटा इसको फटाफट लिखो. हो गया. ठीक है, चलिए तो आगे का टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. हाँ, ये बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है जो कि v स्पीड से चल रहा है, और ये एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वेवलेंथ आपको 122 नैनोमीटर दी हुई है. तो आपको बताना है. हाँ बेटा, चलो करो इसको. ये कल लिखाए थे मैंने कुछ पॉइंट्स, राइट? तो अगर वो पॉइंट्स आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं. हुआ भाई? हो गया बेटा? तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि सिंस फाइनल मोमेंटम जीरो है तो इनिशियल भी कितना होना चाहिए? जीरो.
इनिशियल जीरो तभी होगा जब ये इस तरफ जा रहा होगा, तो डेफिनेटली फोटोन इस तरफ आ रहा होगा। सही बात है, तभी तो इनिशियली जीरो हो पाएगा। अदरवाइज इसको किसी और एंगल पर चलता हो मान लोगे, तो फिर उस केस में इनका इनिशियल मोमेंटम कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए अगर ये हाइड्रोजन एटम इधर जा रहा है तो डेफिनेटली इसको इधर आना ही पड़ेगा। अब मोमेंटम है कितना इनिशियल, तो ये हो जाएगा एम वी माइनस लैम्डा, फोटोन का मोमेंटम एच बाई लैम्डा। माइनस क्यों लगाया, समझ में आ गई बात? अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव होना चाहिए, एंड दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मतलब जीरो। तो यहां से आपको v मिल जाएगा h बाई लैम्डा इंटू, सब कुछ दिया हुआ आपको, पुट करिए, यू विल गेट v। समझ में आई बात? ठीक है, रख सकते हैं ना इसकी वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो आंसर आ जाएगा आपका 10⁻²। ठीक है, 34 इधर आ जाएगा, 27 और नैनोमीटर है ना ये वाला, तो 9 और 2 11, 9 और 7 36। हाँ ठीक है, जो भी है, मतलब अब कैलकुलेशन है तो वो कर लेना है इसको। एच की वैल्यू कितनी होती है, इंटू 10⁻34, लैम्डा आपको दिया 122 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ और मास भी आपको दिया है ये वाला। अब देखो इसमें जब क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें गंदी सी कैलकुलेशन होगी थोड़ी बहुत, तो आपको करनी पड़ेगी, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 10 आवर बाय 60 वॉट सोडियम लैम्प। इसका लैम्डा इतना है, तो 10 घंटे में कितने फोटोन से एमिट कर देगा जिसकी पावर 60 वॉट दी हुई है। चलो भाई, हो गया है। कितना रहा बेटा? आंसर तो मुझे भी याद नहीं होगा, ऑफ कोर्स सी बात है ना। बस एन डॉट बराबर क्या लगा देंगे अपन, पी बाई ई। अब पी कितना दिया बेटा, 60 वॉट दिया हुआ है, और ई कितना होता है, एच सी बाई लेमडा। तो 60 इंटू में लेमडा है 5893 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 6.64। अब ये जो एन डॉट है ना, ये 1 सेकंड के नंबर ऑफ फोटोन्स है। हमको टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं जो 10 घंटे में एमिट हो रहे हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, तो 10 घंटे में इतने सेकंड्स होते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर होगा। समझ गए कैसे? टाइम को क्या करें, हाँ जो भी है वो, अब देखो तो क्वेश्चन भी तो आसान है ना, तो कहीं ना कहीं तो टाइम कंज्यूम करवाएगा वो आपसे। ठीक है, हो गया।
चलिए, तो इतने फोटॉन्स वो एमिट कर देगा 10 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन। ये तो हो जाएगा यार, ये वाला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन उधर है बेटा। यस, पावर दी हुई है, कितनी पावर? 5 मिली वॉट है, तो पी आ गया 5 इंटू 10⁻³ लैम्डा दिया हुआ है आपको, और नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड निकालना है। एन डॉट बराबर पी बाई ई। हो जाएगा सॉल्व ये, है ना? तो उससे भी आसान है तो मत करो इसको, बस ऐसे देख लो, हो जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। कैलकुलेटिव होगा नो डाउट, बट आसान होगा। देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन भी। इसमें ना इंटेंसिटी नहीं लिखा हुआ है कि वो कहाँ की दी हुई है। नहीं, वो कहाँ की इंटेंसिटी है, कितनी दूरी की इंटेंसिटी है ना, वो नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा कि सिंस अर्थ और सन के बीच की दूरी मुझे दी हुई है, तो मैं ये मान करके सॉल्व करने वाला हूँ इसको कि जो इंटेंसिटी दी है ना वो अर्थ के सरफेस पर दी हुई है। मतलब जैसे ही आपका सन है और ये अर्थ है, तो हमें ये वाली दूरी दी हुई है, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ की इंटेंसिटी मुझे दी हुई है। ठीक है, स्मॉल आर बराबर कितना? 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। इतनी दूरी की इंटेंसिटी मुझे दी हुई है, मैं ऐसा मान करके इसको सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, कितना था? 4.2 10⁻21। और दूसरे वाले का? दूसरा वाला पहले हो जाना चाहिए क्योंकि वो पहले होगा। देखो भाई, ये आपको क्या दिया हुआ? इंटेंसिटी दी हुई है, राइट? 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लाइट, बट वो एरिया नहीं दिया हुआ है कि कितनी दूरी वाला एरिया है। सो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो इस रेडियस को एरिया मानते हुए उसने ये इंटेंसिटी दी हुई है। ठीक है, तो सोचिए अगर इंटेंसिटी इतनी है 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर के बराबर, इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया, ये होता है। तो सोचिए पावर बराबर हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू में एरिया। अब इंटेंसिटी के फॉर्मूले में ये एरिया कौन सा लेना होता है? हमेशा वो एरिया जो परपेंडिकुलर होता है ना? ये कल भी बात कर चुके हैं अपन शायद, कि इंटेंसिटी में हमेशा वो वाला एरिया लेना होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है वेव प्रोपगेशन के या फिर एनर्जी प्रोपगेशन के। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये सन है, थोड़ा सा मैं इधर बना देता हूं इसको, इसकी पावर मान लो पी है और ये दूरी आर है। तो अगर यहां से पावर एमिटेड इसका पी है, पावर एमिटेड बराबर पी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं पावर रिसीव्ड बाय दिस स्फीयर कितना होगा? वो भी पी के बराबर होगा। वाई? क्योंकि पूरी की पूरी जो पावर ये एमिट कर रहा होगा वो सारी की सारी जा तो इसी में रही होगी। हाँ, अगर वो मुझसे कोई पूछता कि भैया आधे में कितनी पावर होगी, तो वो पावर रिसीव्ड और पावर एमिटेड फिर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन जितनी पावर ये एमिट कर रहा है, सिंस वो सारी की सारी इसी स्फीयर में से पास हो रही होगी, दैट इज वाई पावर रिसीव्ड एंड पावर एमिटेड विल बी इक्वल। सही बात है। तो यहां से जो
मुझे यहां से जो मुझे पता चलेगा ना, ये कौन सी वाली पावर है, रिसीव्ड या एमिटेड? ये रिसीव्ड वाली पावर है, लेकिन सिंस रिसीव्ड और एमिटेड इस केस में सेम है, इसलिए यही मेरी एमिटेड पावर भी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि सन की जो पावर सारी की सारी एमिट हो रही होगी ना, पूरे स्फीयर में फैल रही होगी, इसलिए पावर एमिटेड बाय द सन एंड पावर रिसीव्ड बाय दिस स्फीयर विल बी इक्वल। ठीक है, सो दिस विल बी पावर रिसीव्ड एंड यही पावर एमिटेड के बराबर भी होगा। तो ये हो जाएगा 1400 इंटू में एरिया, आर दूरी पर एरिया कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू में दूरी का स्क्वायर। तो यहां से मैं कह सकता हूं 1400 इंटू में 4, पाई को लिख दो 22/7, आर कितना है 4। इसको 1.5 इंटू 10⁻11 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻22। 7 से 2 बार कट जाएगा, 200 बार। इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2.25 इंटू 4, 4.5 हो गया, 4.5 और फिर से डबल कर दो 9 हो गया। तो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 9 440 में से 44 माइनस करो 406, नहीं 396 आएगा, है ना। तो 396 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 24 हो गया। तो दिस शुड बी द आंसर। 4 ये 9 हो गया ना, 9 और 44 तो 396। तो आई थिंक ये आंसर होना चाहिए, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुई है तो गलत हो जाएगा, अदरवाइज ये आंसर होना चाहिए। अभी निकालेंगे ना, ये तो अपन ने पावर एमिटेड या पावर रिसीव्ड निकाल लिया। ये आर है ना बेटा, आर की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻11 है, उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। हाँ बेटा, एरिया नहीं नहीं, अभी मैं उसकी बातें नहीं कर रहा ना मैं, है ना। अभी तो मैं केवल पावर निकाल रहा हूं कि सन की पावर कितनी है, तो इतने वॉट उसकी पावर आ जाएगी, मतलब इतने वॉट का बल्ब है अपना अपना सन, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अब मुझसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बताइए फ्रॉम द सन कितने होंगे। तो एन डॉट बराबर क्या होता है, पी बाई यू होता है। यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है, पावर एमिटेड या पावर रिसीव्ड, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, एमिटेड पूछ रहा है। तो जब मैं एमिटेड निकालूंगा ना, तो यहां पर भी मुझे एमिटेड पावर को यूज करना पड़ेगा, राइट। एमिटेड पावर मैंने निकाल ली है, ई की वैल्यू हमको लैम्डा दिया हुआ तो ई आ जाएगा, पुट कर दीजिए वो आपका आंसर होगा। पावर एमिटेड आ जाएगा 396 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई ई, मतलब हो गया एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू दी हुई है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम 10⁻−10। पुट करिए वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट सॉल्व किया अभी अपन ने। फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड अराइविंग एट द सरफेस। तो अब मुझे क्या पूछ रहा है वो, अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर पर कितना। तो अब मुझे पावर रिसीव्ड को यूज करना पड़ेगा, राइट। तो सिंस पावर एमिटेड और पावर रिसीव्ड यहां पर सेम है, इसलिए एन डॉट रिसीव्ड यह आ जाएगा पी रिसीव्ड अपॉन ई के बराबर। अब पावर रिसीव्ड और पावर एमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड अराइविंग एट 1 मीटर स्क्वायर एरिया एट अर्थ। तो अर्थ के 1 मीटर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर ना। ओके, तो अब यहां पर हाँ, ये तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड आ जाएंगे आर दूरी पर, मतलब इस रेडियस में कितने फोटॉन्स आ रहे हैं वो आ जाएगा। मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहा है कि इसके 1 मीटर स्क्वायर पर कितने आएंगे। तो क्या करूंगा मैं, इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड पर यूनिट एरिया आ जाएगा। तो पावर रिसीव्ड अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 396, हाँ इंटेंसिटी के बराबर हो गया है तो, है ना, सीधा अपन लिख देते हैं। तो 1400 अपॉन ई, मतलब एच सी बाई लैम्डा,
6000 into 10 की पावर, so this will be number of photons received per unit area आ जाएगा। ये क्या था? हाँ बोलो। अर्थ का एक्चुअली क्या है ना कि अर्थ का जो साइज होगा ना बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू दिस। उसके लिए मुझे कुछ और भी डेटा चाहिए होगा। अगर आप अर्थ के साइज को कंसिडर करोगे तो उसके लिए आपको पता है क्या चाहिए होगा। देखो जैसे आपने इंटेंसिटी तो निकाल ही ली, इंटेंसिटी तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब आपसे कोई पूछे कि अर्थ को कितनी पावर रिसीव हुई, तो अर्थ को जो पावर रिसीव होगी ना वो जाएगी इंटेंसिटी इनटू में एरिया ऑफ अर्थ। अब एरिया ऑफ अर्थ कौन सा वाला लेंगे अपन? वो जो सनलाइट को फेस कर रहा होगा, प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा? पाई इनटू में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा। वो रेडियस ऑफ अर्थ मुझे नहीं दिया इसलिए मैंने ये मान लिया कि अर्थ का जो साइज है ना वो नेग्लेक्ट कर दिया इन्होंने एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। ठीक है, अदरवाइज आप जो कह रहे हो ना बिल्कुल सही पॉइंट है वो, कि अर्थ के सरफेस पर पावर रिसीव्ड निकालना है तो हमें जो एरिया यूज करना चाहिए ना वो ये वाला यूज करना है। समझ गए बात को? ठीक है, समझ गए क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में? हाँ, तो भले क्वेश्चन आपको लग रहा हो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, वो कैलकुलेटिव है नो डाउट, बट आसान भी है। अगर थोड़ी सी दिमाग में पिक्चर क्लियर ना तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। ये तो ठीक है कैलकुलेटिव है नो डाउट, करना पड़ेगा क्वेश्चन, और कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम में आएगा तो कैलकुलेटर नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम बोलोगे होता है, नहीं यूज कर पाओगे उसको। ठीक है, तुम खुद ही सोचोगे कि चलो इसे तो बड़े हाथ से कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई हो गए। ठीक है, नहीं हुआ? हाँ, परपेंडिकुलर एरिया, पावर और इंटेंसिटी के बीच में जब रिलेशन निकालते हैं ना तो एरिया हमेशा वो लेना होता है जो कि परपेंडिकुलर हो। किसके परपेंडिकुलर? एनर्जी के परपेंडिकुलर। हाँ बेटा, और ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया सेम हो जाएगा। तो आपने ये इंटेंसिटी कहाँ की यूज की है? तो पावर रिसीव्ड अपन इस पूरे एरिया पर निकाल रहे हैं ना, स्फेरिकल एरिया पर। तो स्फेरिकल एरिया में जो आपने पावर रिसीव्ड निकाला है उसके लिए हम ये पूरा का पूरा एरिया यूज कर रहे हैं। और जब मुझे पर यूनिट एरिया पर पूछा जा रहा है तो जब आप आई इंटू ए बाई सी करोगे ना, सी है या ई है? वो ई है ना,
तो I इंटू ए बाई ई का मतलब हो गया कि इस पूरे एरिया को कितनी पावर, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड मिल रहे हैं। अब उसी एरिया के पर यूनिट एरिया में कितने मिल रहे होंगे, तो मुझे उसी एरिया से तो डिवाइड करना पड़ेगा, कट जाएगा वो। हाँ फ्लक्स, यस उसी को फोटोन फ्लक्स कहते हैं। चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं थोड़ा सा मैकेनिक्स वाला पार्ट। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट बीम ऑन सरफेस। तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर ना अलग अलग केसेस बनेंगे। अच्छा उससे पहले मुझे बताओ, इंटेंसिटी बराबर होता है पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, और प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें कौन सा एरिया, इसमें कौन सा एरिया? देखो इसमें तो वो एरिया लेना है जो कि सरफेस के जो एनर्जी प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है, और इसमें पूरी सरफेस का एरिया लेना होता है। ठीक है, इसमें जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स वो लेना होता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर। तो प्रेशर निकालते वक्त हम फोर्स के कंपोनेंट करते हैं, एरिया के नहीं, और इंटेंसिटी निकालते वक्त हम लोग एरिया के कंपोनेंट करते हैं। मतलब हमें कौन सा एरिया लेना होता है इंटेंसिटी के लिए, जो परपेंडिकुलर हो, और प्रेशर निकालने के लिए हमको पूरी सरफेस का एरिया लेना होता है, फोर्स का वो कंपोनेंट लेना होता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, चलिए छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी देखना, अभी तुमको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। सबसे पहले लिखिए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। देखो भाई, मान लीजिए कि ऐसे फोटोन्स आ रहे हैं, और इस सरफेस का एरिया में ए मान लेता हूं। ये एरिया जो है ना सरफेस होगा, तो वो एरिया अपन कितना मान रहे हैं, ए। अब वो कुछ भी शेप में हो सकता है बट मैं ए नाम दे देता हूं। इन फोटोन्स की वेवलेंथ है लैम्डा। अब सोचिए जब ये फोटोन्स आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ मोमेंटम लेके आएंगे, कितना, एच बाई लैम्डा। तो टकराने से जस्ट पहले इसका मोमेंटम था एच बाई लैम्डा, टकराने के बाद ये एब्जॉर्ब हो गए तो जीरो हो गया, तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ, एच बाई लैम्डा। तो मोमेंटम चेंज ऑफ वन फोटोन वो हो गया एच बाई लैम्डा के बराबर। सही बात है, ठीक है। अब यहां पर एक ही फोटोन थोड़े ना आ रहा होगा, बहुत सारे हो रहे होंगे, तो लेट्स से कि एन नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये फोटोन्स मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो डेल्टा टी टाइम में इतना मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, राइट। यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा होगा, और इसी को अपन क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अप्रोच क्या यूज की हमने, पहले एक फोर्स, एक फोटोन का मोमेंटम चेंज निकाला, उसके बाद नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसको पर यूनिट टाइम के लिए कैलकुलेट कर लिया, तो फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया यार, कौन सा वाला एन डॉट, रिसीव्ड या एमिटेड, रिसीव्ड। तो यहां पर ये बन गया एन डॉट रिसीव्ड, इसलिए फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स बराबर आ जाना चाहिए एच बाई लेमडा इंटू एन डॉट रिसीव्ड। अब ये एन डॉट रिसीव्ड कितना होगा, पावर रिसीव्ड अपॉन एरिया। एरिया थोड़ा ना होगा, ई होगा ना बेटा। ठीक है, व्हाट इज ई, किसकी एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है भाई, तो लैम्डा से लैम्डा खत्म, एच से एच खत्म, इसलिए फोर्स का फॉर्मूला आ गया पावर रिसीव्ड बाय
सी। ये तुमको याद होना चाहिए। याद अगर नहीं भी है भैया, बेसिक मेथड तुमको पता होना चाहिए हमने इसको फाइंड आउट कैसे किया है, ठीक है। अभी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, थिंक अबाउट इट। इस सरफेस पर ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, है ना, ठीक। तो फोर्स लग रहा है ऐसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि बताइए इस सरफेस पर प्रेशर कितना लग रहा है, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसलिए हमें कोई कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। एरिया पूरा सरफेस का ए है, इसलिए प्रेशर कितना आ जाएगा, इसको एरिया से डिवाइड कर दीजिए। समझ गए बात को। तो उसको कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। क्या कहते हैं उसको, रेडिएशन प्रेशर। तो तुम्हारी जो ईएम वेव्स की डीबीबी है ना, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस थे रेडिएशन प्रेशर के। मैंने कहा था कि ये मॉडर्न फिजिक्स में अपन बात करेंगे इसके बारे में, तो अब आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, ये क्या है, पावर रिसीव्ड है, राइट। इसको इंटेंसिटी की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इंटू एरिया। एरिया वो जो परपेंडिकुलर हो, तो सोचिए रेडिएशन के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा है, ए के बराबर है पूरा का पूरा, इसलिए अपन चाहे तो इसी को ही इंटेंसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये बन जाएगा आई ए बाई, ठीक है। और अगर आपको प्रेशर निकालना पड़े तो ये हो जाएगा आई बाई सी के बराबर। तो प्रेशर बराबर आ जाएगा पी बराबर, रेडिएशन प्रेशर कहते हैं इसको, ये हो जाएगा फोर्स परपेंडिकुलर वाला अपॉन में एरिया। तो फोर्स तो आ रहा है आई ए बाई सी, और यहां पर ए के बराबर ही इसलिए कट जाएगा, तो आई बाई सी के बराबर आ जाएगा। तो ये रेडिएशन प्रेशर आ गया। यस, वरना कैंसिल आउट नहीं होंगे, फिर वो कुछ थीटा वीटा वाली टर्म आ जाएगी, अभी बात करेंगे उसके बारे में। चलिए इसको लिखो फटाफट। ओके बेटा, फॉर्मूला ठीक है, याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये बेसिक अप्रोच ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन हो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हो गया भाई। ठीक है, हो गया बेटा। हाँ भाई, छोटी चमेली, क्या हो गया तेरे को, हाँ, बहुत खुश लग रही बेटा आज, हाँ? इसका, ये खुश होती है दूसरों को दुखी करती है। क्या हो गया बेटा, बहुत खुश हो रही है आज, है, कुछ नहीं हुआ तो ऐसे हंसी आ रही है, हाँ, कुछ नहीं हुआ, फिर इतनी इतने खुश काहे को हो रही हो। इधर आ जा बेटा आगे, इधर आ जा, यहाँ पे इधर आ जा, नहीं नहीं, इधर आ जा, हाँ। आ जा बेटा इधर, चल इधर आ। अच्छा, आ जा बेटा इधर आ जा, इधर आ, इधर बैठ। कौन होगी दुखी, चलो बेटा इसको लिखो, लिखो बेटा इसको लिखो, हो गया। तो जिनका ये हो चुका है वो क्या करिए, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ट्राई करो, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हाँ मुझे नहीं पता, सॉल्व कर। बेसिक मेथड से सॉल्व करना है ना उसको।
गया बेटा? देखो भाई, देख लेते हैं बेटा। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो ऐसे चला जाएगा वापस। मोमेंटम चेंज बताइए एक फोटोन का कितने से होगा? 2 आ जाएगा यहाँ पर, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। सही बात है ना, मोमेंटम चेंज डबल हो गया। h बाई लेमडा माइनस h बाई लेमडा, तो मोमेंटम चेंज 2h बाई लेमडा। फिर यहां पर भी रख दो इसको, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा। कौन सा एमिटेड क्यों होगा? रिसीव्ड होगा ना। जरूर थोड़ा ना जो एमिट हो रहे सारे के सारे इसी सरफेस पर गिर रहे हो, थोड़ा बहुत इधर भी गिर सकते हैं, उधर भी गिर सकते हैं, है ना। चलो भाई, हो गया है। हो गया बेटा? कितनी जल्दी कर लिया मैंने यार, तुम लोग भी करो उसको बेटा। तुम लोग भी क्या करो, उसी डेरिवेशन में 2 लगा दो सबके। ठीक है, तुमको मैंने बोला है ना ऐसे लिखो ताकि इस पेज पे लिखो तो नेक्स्ट पेज पे छप जाए, बोला तो था मैंने। यही तो टेक्निक है कि इस पेज पे लिखना ही नहीं था तुमको, उस पेज पे लिखना था। वो कर दिया ना, देखो। हो गया भाई? ठीक है, रही बात डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, तो इसको तुम ऐसा इमेजिन करो कि फोटोन नहीं कोई बॉल है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लो इसको, कि कोई बॉल है जो ऐसे गिर रही है और वापस ऐसे बाउंस बैक हो रही है, तो ये फ्लोर उस पर किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर। और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो बॉल इस सरफेस पर नीचे फोर्स लगाएगी। ठीक है, समझ गए बात को? अब मान लीजिए दोनों हो जाए, मतलब कुछ फोटोन्स रिफ्लेक्ट हो रहे हो और कुछ एब्जॉर्ब हो रहे हो, तो फिर उसमें दोनों लग जाएंगे। जैसे मान लो 100 फोटोन्स में से 75 एब्जॉर्ब हो रहे हैं और बाकी के 25 रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो नेट फोर्स ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा? 0.75 टाइम्स ऑफ आई ए बाई सी प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ 2IA/C। 75% मतलब कितना हो गया? 0.75 टाइम्स हो गया ना, तो 0.75 टाइम्स तो अपन वो लगा देंगे एब्जॉर्प्शन वाला, और प्लस 0.25 टाइम्स अपन ये वाला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। जितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होगा उतने फ्रैक्शन के लिए एब्जॉर्प्शन वाला फॉर्मूला, जितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा होगा उतने फ्रैक्शन के लिए रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला। समझ गए बात को? चलो लिखो उसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दूं मैं? हटा दूं बेटा? तो लिख लो चाहो तो, लिख लीजिए। फॉर पार्शियल एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, फॉर पार्शियल एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन,
हाँ समझना था ना इसको तो। फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड एंड रो फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, हो गया भैया। तुम्हारी अभी भी 4 क्लास चल रही है, 3 7 बजे से, तो डेली दौड़ना होगी 7 बजे से। आज होगी, वीक में 2 बार है। ठीक है, देखो एक प्लेट है, इसका वेट कितना, जिसका मास दिया 10 ग्राम, मैं चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम में रहे। कैसे रखेंगे इसको इक्विलिब्रियम में? mg लग रहा होगा, उसके काउंटर में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस पर रेडिएशन गिरा देता हूं। ठीक है, अब हमें बताना है कि जिस बीम से रेडिएशंस आ रही है उसका पावर कितना होना चाहिए इफ सरफेस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। 3 इंटू 10 वॉट। सोचो कितना पावर ने, हाँ ठीक है, अगर पावर पूछ रहा है तो वॉट ही आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि क्या आपने पावर ही निकाला है ना। देखो भाई, अगर हम चाहते हैं कि यार ये उससे बैलेंस हो जाए, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि mg शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑफ रेडिएशन फोर्स, राइट। अब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए परपेंडिकुलर गिर रहा है ना ऐसे, तो रेडिएशन फोर्स कितना हो जाएगा, तो आई ए बाई, या फिर ये हो जाएगा। सही बात है, तो पावर रिसीव्ड कितना हो जाएगा, एम जी इंटू सी के बराबर। एम दिया 10 ग्राम, जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 10, 7 हो जाएगा। तो इतने वॉट का अपने को रिसीव्ड पावर चाहिए। अब सोचो, पावर रिसीव्ड अगर इतना है तो सोर्स का पावर कितना होना चाहिए, तो सोर्स का जो पावर होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ रेडिएशन जो सोर्स एमिट कर रहा हो वो सारे इस पर ना गिर रहे हो, उसका कुछ पार्ट ही गिर रहा हो। 7, यस, है ना। हो सकता है कि जो रेडिएशन एमिट कर रहा हो उसमें से कुछ ही इसके ऊपर गिर रहे हो, राइट। अगर पूरे नहीं गिरेंगे ना, तो जो सोर्स की पावर मुझे चाहिए होगी वो ज्यादा चाहिए होगी, राइट। और अगर मान लीजिए पूरे के पूरे इस पर गिर जाए, तो मैं कह दूंगा कि मुझे कम से कम इतनी पावर चाहिए होगी, राइट। मान लो आपसे ऐसा बोल दे कि 50% रेडिएशन इस पर गिर रहे हैं, अब बताओ कितनी पावर चाहिए। अगर सोर्स के पावर में से केवल 50% पावर ही इसको रिसीव हो रही है, तो वो डबल हो जाएगा पावर जो सोर्स का होना चाहिए। 6 इंटू 10 की पावर 7 वॉट के बराबर। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। ठीक है, कि अगर रिसीव्ड आपको इतना चाहिए और एमिटेड रिसीव्ड का डबल है, राइट, तो फिर वो 6 इंटू 10 की पावर 7 वॉट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात ये? मान लो ऐसा बोल दे 75% ही रिसीव हो रहे हैं, कहने का मतलब ये भाई, यहां पर जो भी है ना वो रिसीव्ड पावर आएगी, और आपको सोर्स की पावर पूछी हुई है, तो सोर्स की पावर मिनिमम अगर पूछे तो मिनिमम इतनी चाहिए, अदरवाइज इससे ज्यादा ही चाहिए होगी, डिपेंडिंग ऑन कितने परसेंटेज ऑफ रेडिएशन इस पर गिर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखो फटाफट। चलिए भाई, हो गए।
ओके, अभी आगे बढ़ते हैं यहां से। अभी तक हमने क्या कहता था ना, इस सरफेस पर ऐसे परपेंडिकुलर गिरा रहे थे, अब थोड़ा सा इंक्लाइन करके गिराएंगे तो देखते हैं क्या चेंज आता है। हाँ, अभी लेते हैं, लिखिए इंक्लाइंड इंसिडेंस, इंक्लाइंड इंसिडेंस। और इसमें भी वैसे ही दो केसेस बन जाएंगे, कौन कौन से दो केसेस है ना, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग एंड परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। ऑब्लिक इंसिडेंस भी बोलते हैं इसको। देखो यार, परफेक्टली एब्जॉर्ब, ठीक है। अप्रोच अभी भी वही है, वापस मोमेंटम चेंज बताइए, मोमेंटम चेंज ऑफ फोटोन। मोमेंटम चेंज ऑफ अ फोटोन, एच बाई लैम्डा, वाई कॉम्पोनेंट, बस यार, फिर कॉम्पोनेंट किस खुशी में लेना है यार, तो एच बाई लैम्डा। ठीक है, ये तो एक फोटोन का मोमेंटम चेंज हुआ, ऐसे एन फोटोन्स होंगे और यूनिट टाइम में क्या आ जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा ऐसे, तो फोर्स बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा P बाई ई, तो P बाई सी बन जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ना इसी फॉर्मूले को लिखना है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। हाँ, P रिसीव्ड है, ठीक है, मुझे इसी फॉर्मूले को लिखना है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। तो सोचिए पावर और एरिया के जब रिलेशन लिखते हैं, पावर और इंटेंसिटी का, तो वहां पर कौन सा एरिया यूज करना होता है, परपेंडिकुलर टू द रेडिएशंस, राइट। तो रेडिएशन के परपेंडिकुलर कौन सा एरिया है, तो देखो भाई, इसका एरिया ए है ना, तो ए तो इस तरफ हो गया, इसका इधर वाला कंपोनेंट वो रेडिएशन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तो अलोंग आ रहा है ना, परपेंडिकुलर कहां से होगा, याद करिए एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस की परपेंडिकुलर होती है, तो अगर एरिया वेक्टर इधर है ना, तो सरफेस ऐसे होगा, तो हमें इस सरफेस का एरिया लेना है जो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, तो वो ए कॉस थीटा के बराबर हो जाए, ए का इधर वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा है। सरफेस का एरिया याद करिए, फ्लक्स में अपन ने ये चीज पढ़ी थी, कोई भी सरफेस का एरिया किधर लिया जाता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो अगर सरफेस ऐसी है तो उसका एरिया हमने ऐसे बनाया हुआ है, राइट। हमको कौन सा एरिया चाहिए, हमको वो एरिया चाहिए जो कि इस रेडिएशन के परपेंडिकुलर आ रहा हो, तो रेडिएशन ऐसे जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर सरफेस कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, ऐसे तो आएगा ना, या तो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, एक ही बात है। तो मुझे ना बेसिकली इस सरफेस का एरिया निकालना है जो रेडिएशन के परपेंडिकुलर, तो इसका मुझे इधर वाला कंपोनेंट चाहिए, इसका इधर वाला कंपोनेंट, तो सिंस ए इस तरफ है, उसका इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो a cos theta, so this a cos theta will be the area of this surface which is perpendicular to the radiations। समझ गए बात को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो अभी अपन ने किया है, कि यहां पर इंटेंसिटी और पावर के लिए हमेशा हमें वो एरिया लेना होता है जो कि रेडिएशंस के परपेंडिकुलर आ रहा हो, और परपेंडिकुलर एरिया इस वाले केस में कितना आ रहा है,
ए कॉस थीटा, दैट इज वाई। इसी फॉर्मूले को अगर आप लिखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी तो वो हो जाएगा आई इंटू में ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये फोर्स लग किधर रहा है, थिंक अबाउट इट। किस तरफ? ऐसे, ऐसे लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों लगेगा ऐसे? क्योंकि भाई बॉल बॉल मान लो ऐसे जा रही है तो उसका मोमेंटम इनिशियल इधर है, फाइनल इधर है। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डेल्टा पी की डायरेक्शन में होती है, और डेल्टा पी की डायरेक्शन हमेशा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल की तरफ। तो सोचिए, बॉल, पहले इस बॉल के लिए पता कर लेते हैं। बॉल के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही होगी इस सरफेस के लिए उसकी जस्ट अपोजिट आ जाए। ठीक है, तो ये जो बॉल है ना या फिर फोटोन है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स डेल्टा पी की डायरेक्शन में आएगा, मतलब पी फाइनल माइनस इस फोटोन का मोमेंटम फाइनल कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस फोटोन पर फोर्स लगेगा वो इनिशियल मोमेंटम के अपोजिट लगेगा। इस फोटोन का इनिशियल मोमेंटम किस तरफ है, ऐसे, तो फोर्स किधर लगेगा। अब ये किस पर आया फोर्स, इस बॉल पर, बॉल मतलब फोटोन पर। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस सरफेस पर किधर आएगा, तो ये आ गया इस सरफेस पर लगने वाला फोर्स। अब यार देखो यार, ये मैकेनिक्स से मैं इसमें नहीं घुसूंगा यहाँ पर, है ना, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि इस पर फोर्स इधर लगेगा, वो अपन मोमेंटम चेंज से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मुझे प्रेशर निकालना है। प्रेशर किसका कंपोनेंट करते हैं, फोर्स का। कौन सा वाला कंपोनेंट, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट करिए, एक तो आएगा एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा किस तरफ आएगा, ऐसे आ जाएगा, और इधर वाला एफ साइन थीटा। प्रेशर में कौन सा फोर्स काम आएगा, कॉस थीटा। बेटा कॉस परपेंडिकुलर वाला फोर्स लेना होता है ना, जो सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसलिए जब आप प्रेशर निकालोगे, प्रेशर, तो ये हो जाएगा एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सरफेस। यहां पर सरफेस के एरिया का कंपोनेंट नहीं लिया जाता है, यहां पर फोर्स का कंपोनेंट लिया जाता है। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया। यहां से एफ की वैल्यू पुट कर दो, ये रही आई ए कॉस थीटा बाई सी। कॉस थीटा यहां पर ऑलरेडी है, कॉस थीटा आने वाला है, तो ये हो जाएगा आई, और वो ए से क्या कट जाएगा, ए कट जाएगा, ये आ गया। समझ में आई बात। अब इसको रटोगे ना तो पक्का कहीं ना कहीं गलती करोगे, इसलिए इसको बेसिक से पढ़ना होता है, मतलब कब किसका कंपोनेंट लेना होता है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही वहां होता है, कंपोनेंट किसका ले। ठीक है, प्रेशर निकालने के लिए किसका कंपोनेंट, फोर्स निकालने के लिए किसका कंपोनेंट। ठीक है, यही चीज तो है सीखने वाली, अदरवाइज ये तो किसी भी बुक में लिखा हो मिल जाएगा फॉर्मूला तो। ठीक है, हाँ बेटा, कौन सा एरिया बेटा, भाई अगर सरफेस का एरिया ऐसे है और मुझे इसका इधर वाला एरिया चाहिए और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, वही क्यों लिया। हाँ, सेकंड स्टेप कौन सा भाई, क्योंकि इंटेंसिटी निकालते वक्त हमेशा रेडिएशन के परपेंडिकुलर वाला एरिया ही यूज करना होता है, मतलब उस सरफेस का एरिया लेना होता है जो रेडिएशंस के परपेंडिकुलर हो। तो रेडिएशंस अगर ऐसे आ रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर वाली सरफेस कौन सी होगी, तो हमें इसका एरिया निकालना है। यस, इसका एरिया ही तो ये है, एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो अगर सरफेस ऐसे है तो एरिया ऐसे हो जाएगा। कौन सा थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, ये थीटा कैसे हो जाएगा, ये थीटा ना बेटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना। तो सरफेस का एरिया, इसका एरिया अगर ए इस तरफ है तो इधर की तरफ ये वाली है,
यस, इसी का ही तो एरिया ये है। एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर सरफेस ऐसे बनी हुई ना, तो इसका एरिया, उसका एरिया ऐसे आएगा, इसके परपेंडिकुलर। तुम पता है कहां कंफ्यूज हो रही हो बेटा? तुम सोच रही हो कि सर इसका एरिया लिखो, इसका तो लिखा, इसका जो ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा ना, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो इस सरफेस का एरिया थोड़ी ना है। एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मुझे एक बात बताओ कि ये एरिया इधर क्यों बनाया? हाँ, बादाम खाया करो बेटा। ये क्लियर है कैसे हुआ ये? ठीक है, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज बताऊंगा अभी। तुम लोग ट्राई कर लो चाहो तो। नहीं, ऐसे नहीं आएगा, 2 लगा दिया होगा। चलो, ये देखो, लिखो बेटा जल्दी इसको। क्या हो गया चमेली? हंस- हंसी कहां चली गई तुम्हारी? है? नहीं बेटा, इन दोनों को अलग अलग ही बिठाएंगे अब। ठीक है? क्या नहीं बैठना उससे अलग? कोचिंग में आने से पहले जानती थी क्या उसको? और कोचिंग में जानने लग गई, और इतना इतना वो हो गया तुम्हारे बीच में कि उसके बिना हंसी चली गई। है? उसके बिना ना मैं हंसूंगी, ना पढ़ूंगी। है? हो गया ये? हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो लिखो इसको फटाफट, फिर एक और केस करते हैं लास्ट। अभी मैं बता रहा हूं, तुम लोग, मुझे तो पता है कि क्या करना होता है। तुम लोग ट्राई करो, तुम्हारे जो दिमाग में है ना। करिए बेटा उसको। चलो भाई जल्दी लिख लो यार, इतना टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। क्या हो गया? किस किसके घर जा रहा है? चलो भाई देखो, देखो भैया, देखो देखो, ये थीटा है। मोमेंटम चेंज बताइए। 2h/, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो फिर कितना होगा बताओ? यस, ये क्वेश्चन तुमने मैकेनिक्स में किया होगा। एक बॉल को जब अपन ऐसे फेंक के मारेंगे, तो वो वापस थीटा एंगल से निकल रही है अगर, भाई परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए तो यही केस हो जाएगा ना। तो ये ऐसे आएगी और वापस थीटा से निकल जाएगा, राइट? तो मोमेंटम आ रहा है h/λ, और यहां से जा भी रहा है h/λ। अब मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है? केवल ये वाला। इधर की तरफ जब दो कंपोनेंट करोगे ना, तो एक कंपोनेंट आ जाएगा h/λ cos थीटा, और टकराने से पहले इधर वाला है h/λ sin थीटा। टकराने के बाद में भी इधर की तरफ और इधर की तरफ कंपोनेंट देखिए, इधर वाला है h/λ cos थीटा, और इधर वाला है h/λ। चेंज कौन सा वाला हो रहा है? ये वाला। पहले नीचे की तरफ था, फिर बाद में टकराने से पहले इधर भी h/λ sin थीटा था, इधर भी h/λ sin थीटा। तो केवल कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है? ये परपेंडिकुलर वाला, इसलिए मोमेंटम चेंज हो जाएगा 2h/λ cos थीटा। जेकेब का इसमें। ये क्लियर है? चलिए, अब फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार।
फोर्स की डायरेक्शन किधर, मोमेंटम चेंज की डायरेक्शन में, तो मोमेंटम चेंज हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम का केवल एक ही तो कंपोनेंट चेंज हो रहा है, कौन सा वाला, परपेंडिकुलर वाला। तो सपोज दैट अगर मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाले को नेगेटिव मान लिया, तो फाइनल मोमेंटम बताइए जो चेंज हो रहा है, फाइनल हो जाएगा प्लस में एच बाई लेमडा कॉस थीटा, और इनिशियल कितना है, माइनस में एच बाई लेमडा। मैं इसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो कट जाएगा वैसे भी, तो ये बन जाएगा 2h बाई लेमडा कॉस थीटा। ये फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। याद रखना यहां से अपन केवल डायरेक्शन निकाल रहे हैं, अदरवाइज ऐसे मत सोच लेना कि सर इधर तो आपने एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखा है, इधर एफ बराबर डेल्टा पी लिख दिया है। ये मैं केवल डायरेक्शन के लिए देख रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये जो फोर्स आ रहा है ना, वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है फोर्स। ये अपने किसका मोमेंटम चेंज निकाला, बॉल का, तो ये फोर्स की डायरेक्शन आ रही है बॉल पर, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब इस फोटोन पर जो फोर्स लग रहा होगा ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस सरफेस पर नीचे की तरफ लगेगा। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन आ रही है ऐसे। तो बताइए इंटेंसिटी जब निकालेंगे तो एरिया कौन सा, कहां गया, देखो देखो भाई, तो फोर्स बराबर आ गया, इसको लिख दीजिए P बाई ई, एच बाई लेमडा से एच बाई लेमडा कट जाएगा, ये आ जाएगा 2P कॉस थीटा अपॉन सी, ठीक है। और जब आप यहां पर फोर्स निकालेंगे तो हमेशा कौन सा वाला एरिया लेना होता है, परपेंडिकुलर एरिया बताइए कितना है, ए कॉस थीटा, ए कहां से आ गया भाई, तो ये हो जाएगा 2IA, अरे फोर्स से मतलब थोड़ा ना होता है इंटेंसिटी के लिए यार, रेडिएशन के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना होता है। तो रेडिएशन ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं ना, उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया कौन सा होगा, वही होगा जो कि पहले था, इसलिए 2IA कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिए प्रेशर निकालना है मुझे, तो प्रेशर क्या होता है, कहां गया, तो रेडिएशन प्रेशर निकालने के लिए फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स कितना आ रहा है, ये रहा फोर्स 2IA कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, एरिया कौन सा लेंगे, पूरी सरफेस का, ए से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। केवल प्रेशर 2 टाइम्स हुआ है, फोर्स 2 टाइम्स नहीं हुआ है, फोर्स में कॉस थीटा की टर्म्स एक्स्ट्रा आई हुई है, इसलिए वैसे मत रट के बैठ जाना कि जब भी रिफ्लेक्टिंग होगा 2 टाइम्स कर देंगे हम तो सीधा, ठीक है। चलिए इसको लिखो फटाफट, या आने वाला मोमेंटम भी एच बाई लेमडा कॉस थीटा है, और जाने वाला मोमेंटम भी एच बाई लेमडा कॉस थीटा, तो चेंज हो जाएगा 2h बाई लेमडा कॉस थीटा, ठीक है। चलो भाई हो गया ये, ठीक है। फिर इसके बाद ना एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लेते हैं आज ही, हो जाएगा अभी 10 मिनट अभी तो, हाँ बेटा। हो गया भाई।
हो गया? है, पढ़ाने के लिए तो आया हूं मैं यहाँ पे। तो क्या हो गया है? तो सबकी क्लास होती है, मेरी भी है। तो इसमें मैकेनिक्स आएगी काम, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह काम आएगा इसमें, ठीक है। यस, ठीक है। और तुम लोग चाहो तो एक ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसमें ऑप्टिक्स प्लस ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, है ना, दोनों को कंबाइन करके दिया हुआ है, ऑप्टिक्स और ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। चलिए तो बाकी की स्लाइड में हटा देता हूँ। अच्छा, तुम लोगों ने अगर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, वो डी ब्रोली वेवलेंथ वगैरह पढ़ रखा हो ना, तो कल थोड़ा सा पढ़ के आ जाना उसको। केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा ना तुम लोगों ने? केमिस्ट्री में नहीं पढ़ रखा क्या? हाँ। तो